कपल ऑफ डिवाइसेस हार्डवेयर को हम डिस्कस कर रहे थे। सो फार कल की क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसमें कोई डाउट, कोई इशू? नथिंग सर, क्लियर। श्योर हो? मतलब किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है? किसी भी स्टूडेंट को हो तो प्लीज बताना, हेजिटेट मत करना। सर एक्चुअली मैंने आपको बोला था एग्जाम की वजह से आई वाज अनेबल टू अटेंड द क्लास, तो हाँ, सो व्हाट आई विल डू इज, एक तो जो पीपीटी है वो आपको उस ग्रुप पे मिल जाएगी। मीनवाइल जो आपकी रिकॉर्डिंग्स जो मैं कर रहा हूँ, मैं इसको बैच में ही, मतलब वीकली या 10-10 दिनों में सारी रिकॉर्डिंग्स भी आप लोगों को भेज दूंगा। ओके सर। इसी ग्रुप पे ही सारी लिंक बना बना के डाल दूंगा आपके क्लासरूम में। सर प्लीज डेट लिख के डाल देंगे आप, ताकि हमें रिमाइंडिंग रहेगा जो हमने क्लास मिस किया फिर कुछ हुआ है उसका हम डेट से देखें ऐसा। पार्डन? सॉरी क्या? पार्डन, आपने जो बोला आपकी आवाज मैं नहीं क्लियरली सुन पाया, एक बार दोबारा बोलेंगे प्लीज? आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग जो डालेंगे ना, एक बार नीचे डेट लिख देंगे स्पेसिफिक, मतलब हाँ, इस ऑफ डेट कोर्स, को, या ऑफ फिर आप कोर्स। डे के हिसाब से डाल दें ऐसा। नहीं, मैं डेट के हिसाब से ही डालूंगा कि इस दिन की ये वीडियो, इस दिन की ये रिकॉर्डिंग है, इस दिन की ये रिकॉर्डिंग है। या थैंक यू सो मच। सो जस्ट मतलब एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबली मैं वीकेंड्स पे बैठ के एक पूरे वीक की कंपाइल कर करके वीकेंड्स पे डाल दूंगा आपको। श्योर सर। ओके, सो ठीक है, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट। जो मैंने कल की प्रेजेंटेशन को जो थे उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, एंड उसी से मैं अपनी पहले स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, राइट? ओके, सो फार। अच्छा, एक और चीज़, कोई भी आपका फीडबैक है रिगार्डिंग कि ठीक है हम स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही, सब कुछ आप कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हो या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो भी हो आप कभी भी क्लास में बता सकते हो। सो यू डोंट हैव टू हेजिटेट। ओके, सो कमिंग बैक, हमने क्लास में कल का मैं क्विकली रिकैप दे देता हूँ। हमने देखा था कि बेसिक कंप्यूटर का ऑपरेशन क्या था, कंप्यूटर एक्चुअली क्या काम कर रहा है। तो हमने उसके बेसिस पे हमने देखा था कि बाहर की दुनिया से जो डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए जो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं वो सारे इनपुट डिवाइसेस थे, और कंप्यूटर से बाहर की दुनिया तक अपना जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। अपार्ट फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और भी टाइप के डिवाइसेस हैं जो हमने डिस्कस किए थे कि कैटेगरीज क्या है। फिर हमने क्विकली एक बार हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का डिफरेंस आपके लोगों के साथ हमने डिस्कस किया था, और हमने देखा था कि किस तरह से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिलके एक्चुअली किसी भी डिवाइस को या किसी भी कंप्यूटर को चला रहे हैं। सो यहाँ पे आई थिंक दिस वाज द स्लाइड जहाँ पे हमने शायद ऑलमोस्ट छोड़ा था पिछली क्लास में। हमने देखा था कि हार्डवेयर अलग अलग टाइप्स के या अलग अलग कैटेगरीज में हमने उसे क्लासिफाई करने की कोशिश की थी, इंक्लूडिंग इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, सीपीयू एंड अदर डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के बारे में क्विकली मैंने आपको आइडिया दे दिया था, और ये कुछ सेट ऑफ इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम डे टू डे लाइफ में या तो यूज करते हैं या हमने एटलीस्ट इन्हें यूज होते हुए देखा है, कॉमन वंस है, राइट? कोई ऐसा इसमें से इनपुट डिवाइस ऐसा है जो यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, तो प्लीज मुझे लेट मी नो, सो दैट मैं यहाँ तक मैं कल कंप्लीट करवा चुका था। इससे आगे आई विल मूव। सर व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल पुराने डिवाइस जो लैपटॉप्स वगैरह हुआ करते थे उसमें ये यूज होता था। दिस बॉल का मेजर पर्पस था जो माउस जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है वही बॉल के फॉर्म में वो फ्लेक्सिबिलिटी देना। सो बिल्कुल माउस की फंक्शनैलिटी ट्रैक बॉल प्रोवाइड करता है। ओके सर। जस्ट दैट आप उसे एक फिंगर से मूव कर सकते हो पूरी बॉल को। ये तापस, आपको कुछ पूछना है? ओके, सो या ऑफ कोर्स वी हैव हैंड रेजिंग फैसिलिटीज, बट आप सीधा बोल सकते हो माइक ऑन करके, सो यू डोंट नीड टू रेज हैंड एंड टेक परमिशंस। मैं परमिशन ऑलरेडी दे रहा हूँ आपको कि आप क्लास में बोल सकते हो अपना माइक ऑन करके। ओके, सर जॉयस्टिक इज ओनली यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस ओनली? मेनली बना था वो गेमिंग पर्पस के लिए, उसके बाद इसका एक्चुअली बहुत सारा और भी यूज़ था। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ड्राइविंग सिखानी है, उसकी सिमुलेशंस के लिए इसका यूज़ हो रहा था, नेविगेशनल सिमुलेशंस के लिए इसका यूज़ होने लग गया है। बट येस, टू ए ग्रेट एक्सटेंट इसका गेमिंग पर्पसेस के लिए यूज़ था। रोबोटिक्स में भी इसका काफ़ी रोल है, जब आपको एक्चुअली अपने या ड्रोन्स वगैरह चलाने के लिए, नेविगेट करने के लिए इसका काफ़ी यूज़ होता है। बट हाँ, मेजर इसका यूज़ गेमिंग के लिए था। ओके सर।
इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आप देखोगे जो मेनली गेमिंग के लिए बने हुए हैं, और एक उसका सबसे मेजर रीजन ये है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। सो ऑफ कोर्स वो लोग बहुत से मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर साल उस गेमिंग इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स जो खेलने वाले लोग हैं उनको बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड होने के लिए बहुत सारे स्पेसिफिक डिवाइस बनने शुरू हुए जो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग पर्पसेस के लिए थे। ऑफ कोर्स उनका रोल बाद भी और भी चीज़ों के लिए उनका रोल यूज होने लग गया, बट या गेमिंग वाज द मेन रीजन। ओके सर। सो या कमिंग बैक टू, जैसे कि इवन इस स्लाइड पे कुछ और इनपुट डिवाइसेस को मैंने डिस्कस किया है, एंड ज़्यादातर इनपुट डिवाइसेस इसमें से आपने देखे होंगे, कंट्रोलर एंड स्टीयरिंग व्हील। सो कंट्रोलर आपने देखा होगा वीडियो गेम्स या प्ले स्टेशन वगैरह, एक्सबॉक्स वगैरह के साथ आप यूज़ करते हो, इसको गेमिंग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हो। इवन आप अपने कंप्यूटर के साथ भी इसे कनेक्ट कर, कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ भी इसे कनेक्ट करके यू कैन एक्चुअली यूज़ दिस फॉर गेमिंग पर्पसेस। मेजर इसका पर्पस ऑफ कोर्स गेमिंग था, बट इसको बाकी नेविगेशन, कंट्रोलिंग, जैसे कि ड्रोन्स उड़ाने वगैरह का काम करने में, रॉबोट्स को कंट्रोल करने में, इन सब चीज़ों के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। सर वो जो बच्चों के हेलीकॉप्टर आती है उड़ाने वाली, उसमें भी इसका यूज राइट एग्जैक्टली। सो वो एक तरह से वो उन हेलीकॉप्टर्स को ही आगे एक्सटेंड करके हमने ड्रोन का कंसेप्ट लिया था। ओके, सो स्टीयरिंग व्हील, आप यू कैन सी गेम, रेसिंग गेम्स खेलने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं घर बैठ के, या इवन घर बैठ के अगर आप ड्राइविंग सीखना चाह रहे हैं तो इसको लिए ड्राइविंग सिमुलेशंस के लिए भी इसका बहुत बड़ा यूज है। नेक्स्ट, VR इनपुट डिवाइसेस। सो VR को समझते हैं पहले। वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, किसी को आइडिया? एज ए VR बॉक्स, जैसे हम 3D इफेक्ट इन स्क्रीन देख रहे हैं पूरा, राइट थ्रू आवर आईज और विजुअली। राइट, और थोड़ा सा कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? सर लाइक थिएटर्स में एक 5D शो होता है जिसमें मतलब जो भी सारी चीजें होती हैं, ऐसा लगता है कि हमारे अगल बगल ही हो रही है, एंड वी आर आल्सो विद देम। सो कुछ ऐसा ही आई थिंक। या सो एग्जैक्टली, सो ये जो आप दोनों कह रहे हो एग्जैक्टली सही कह रहे हो। वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट क्या है, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू, और एक छोटी सी वीडियो में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। So let me just do that. Okay, so yeah. So मैं अपनी स्क्रीन जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उस स्क्रीन को एक्चुअली मैं अब एक दूसरी वीडियो पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। So let's do that. Okay, before doing this, let me अपना या इस प्रेजेंटेशन को बंद करके मैं एक दूसरी प्रेजेंटेशन आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। See, this is one of the drawbacks कि जहाँ पे मुझे अगर एक से कुछ मल्टीपल चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी है, तो मुझे जब मैं फुल स्क्रीन मोड नहीं कर रहा तो मुझे वो इट्स नॉट दैट इजी फॉर मी। मुझे एक प्रेजेंटेशन बंद करके दूसरी प्रेजेंटेशन ऑन करनी है, बट जस्ट लेट्स सी दिस। सो लेट्स सी, बिल्कुल ब्रीफ में आपको सामने दिखाता हूँ। तुम देख सकते हो कि देयर इज अ डिवाइस जहाँ पे दिस पर्सन इज एक्चुअली शोइंग बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये एक पूरा डिवाइस है जिसके अंदर दे विल बी स्टैंडिंग, उनके जूते से लेके, उनको गॉगल से लेके, उनके हाथ पे जो आई मीन हर जगह पे उनकी मूवमेंट वगैरह को ट्रैक किया जाएगा, राइट। सो नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज, जस्ट लेट्स सी, इस पर्सन को एक कैमरा, एक पूरा का पूरा हेलमेट हेड गियर दिया गया है, जिसके साथ उसे क्या दिखाई दे रहा है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा राइट हैंड साइड पे। सो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग। ये पर्सन एक्चुअली गेम खेल रही है, ये दो तीन लोग हैं, ये गेम खेल रहे हैं। उन्हें क्या दिख रहा है वो उस स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, राइट। बट एक्चुअली दे आर एक्चुअली वो एक अलग एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं।
राइट। जो जब वो खेल रहे हैं तब उन्हें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि वो उनके हाथ में वो इस स्टैंड पे खड़े हैं या उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है या जो भी है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी, जिसमें हुआ क्या कि इन लोगों को सबसे पहले हेलमेट के थ्रू जो दिखाई दे रहा है, या वहीं से उनको स्पीकर्स भी हैं उस हेलमेट में जिनको जो सुनाई दे रहा है, वो सारा एक अलग रियलिटी का है। मींस जो उस गेम का अंदर का एनवायरनमेंट है वो उसको सुनाई एंड दिखाया दिया जा रहा है, राइट। मीनवाइल जो आप रियल एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि आप चल रहे हो, झुक रहे हो, इधर उधर देख रहे हो या अपनी गन से शूट कर रहे हो, वो एक्चुअली उस गेम में हो रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, थोड़ी देर बाद इंसान को ये फील होने लग जाएगा कि वो एक्चुअली उस दुनिया के अंदर है जिस दुनिया में वो गेम बना हुआ है, राइट। सो एक तरह से एक ऐसी रियलिटी आपके सामने क्रिएट कर दी है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। दिस कंसेप्ट इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल मीन्स जो एग्जिस्ट नहीं करता और रियलिटी मीन्स जो एग्जिस्ट करता है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती किसी तरह से आपको बिलीव करवा दिया गया है कि वही चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सो इसका कंसेप्ट आया था, ऑफ कोर्स गेमिंग से शुरू हुआ था, बट अब उसे हर तरीके की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेट्स से आज से 2500, 3000, 4000, 2,500-3,000 साल पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन थी या हड़प्पन कल्चर हुआ करता था, उस वक्त का एनवायरनमेंट क्या था। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये है कि मैं आपको किताबों में सब बस पढ़ाता रहूं, देखो ऐसे घर हुआ करते थे, ऐसी नालियां हुआ करती थी, ऐसे बर्तन हुआ करते थे, ऐसे कपड़े हुआ करते थे। एक तो बोलने का तरीका। दूसरा बेटर तरीका क्या है कि मैं फोटोज के साथ हर चीज आपको दिखाऊं। बट उससे बेटर तरीका है वर्चुअल रियलिटी को। वर्चुअल रियलिटी में मैं क्या करूंगा, एक ऐसी सिमुलेशन तैयार करूंगा जिस सिमुलेशन में मैंने पूरा वहां का एक सिटी तैयार कर दिया है और आपको उसके अंदर छोड़ दिया। अब आप खुद अंदर घूमो, देखो, जो चीज आपको दिखती है खुद उनको छू के देखो, उनके साथ इंटरेक्ट करो। अगर फॉर एग्जांपल वहां पे एक मटका पड़ा है तो आप उसे उठा के देखना चाहते हो, उठा के देख सकते हो। आप उसको, आप उसे तोड़ना चाहते हो, तोड़ सकते हो। दो फ्लोर का घर है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ के जाना चाहते हो, कर सकते हो। सो अब क्या हुआ, आपको एक बिल्कुल रियलिस्टिक एनवायरनमेंट मिला, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप एक्चुअली उस एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके उसे बिल्कुल रियल वे में देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो आपके सामने है। और उससे जो आप इंजॉय, ऑफ कोर्स इंजॉयमेंट तो लेवल बहुत हाई है, बट ऑफ कोर्स लर्निंग लेवल भी बहुत हाई है। प्लस आप लोगों में से जो लोग दिल्ली के हैं उन्होंने एक्चुअली वर्चुअल रियलिटी मॉल्स में देखा होगा। जो नहीं है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जब भी आप दिल्ली में आएंगे, जिस भी काम से आते हैं, मॉल्स का नाम मुझसे ले लेना, उनमें जाके ये वर्चुअल रियलिटी की गेमिंग, भले 15-20 मिनट 10 मिनट का सेशन भी, पर वर्चुअल रियलिटी का सेशन जस्ट एक बार देख के आना, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना, व्हाट लेवल ऑफ फन इट इज एंड व्हाट लेवल ऑफ लर्निंग यू विल गेट। मैं कोई भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ आपके लिए, जंगल का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अफ्रीकन सफारी पे ले जाऊँ बिना रिस्क किए हुए आपकी लाइफ को। मींस अगर रियल लाइफ में जाओगे तो ऑफकोर्स आपको वो क्या कहते हैं, वो जालियां लगी हुई बसेस या जीप्स में बैठ के जाना है। वर्चुअल रियलिटी में तो मैं आपको वैसे ही भेज सकता हूँ, आप पैदल जा सकते हो अंदर। एक्चुअली आप उन ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, आप शेर को आके जाके छू सकते हो। एंड आपको वो फीलिंग कैसे आएगी कि आपने उस शेर को छुआ है? वो फीलिंग आएगी कि आपके हाथ पे ग्लव्स होंगे। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करोगे उस वर्चुअल रियलिटी में, वो ग्लव्स आपको रियल लाइफ आपकी स्किन पे वो सेंसिंग करेंगे एज इफ आपने कुछ चीज को छुआ है। अगर आपने बंदूक की गोली चलाई तो वो एक्चुअली जो झटका है आपको जो लग रहा है वो एक्चुअली आपको दिया जाएगा, जिसकी वजह से आप पीछे की तरफ झटका लगा, जिससे आपको फील आएगा कि आपने एक्चुअली गोली चलाई है। साथ में वो आवाज स्पीकर्स के थ्रू आपके कान में भेजी जाएगी। सो विद ऑल दीज, एक तरह से जो आपके पांचों सेंस ऑर्गन्स है, पांचों सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल किया जाएगा। सो एक तरह से आपको नहीं पता रियल लाइफ में आप हो या आप एक वर्चुअल लाइफ में हो। दिस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। एनी इश्यूज, एनी क्वेश्चंस? सर ये वर्चुअल रियलिटी में जो भी चीजें की जाती हैं, क्या वो हमारी बॉडी को मतलब अफेक्ट नहीं करती, उनके लिए हार्मफुल नहीं होती हैं या नहीं, मतलब? नहीं, नहीं,
क्योंकि मैं आपको देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे आपने जैसे 5D का भी आप में से किसी फ्रेंड ने एग्जांपल दिया था। जी, मैंने ही कहा था, हाँ, मैंने ही। तो तो अब जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे बारिश का सीन है, मैंने थोड़ा सा पानी आप ऊपर से ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए थे हॉल में, जिसने थोड़ा सा पानी आपके ऊपर हुँ। गिरा दिया, जिससे आपको वो फील आ रही है कि एक्चुअली आप बारिश में खड़े हो, बट दैट वे यू आर नॉट जी। गेटिंग हार्म्ड। सो ऑफ कोर्स हम रियलिटी में आपको उतना ही कर मतलब ऑफ कोर्स आप हो तो इसी वर्ल्ड में, आप उस वर्ल्ड में नहीं चले गए, जस्ट आपको एक तरह से जिस तरह से आप सपने में चले जाते हो वैसे ही एक एनवायरनमेंट में आपको भेज दिया गया। अब जब चाहोगे आप उस एनवायरनमेंट से बाहर आ सकते हो। तो इट्स लाइक आप रियल लाइफ में गेम खेल रहे हो या एक अलग दुनिया में मजे ले रहे हो। नहीं सर, एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क, जैसे वो ग्लव्स यूज़ करते हैं हम, अगर राइट। मान लीजिए उसमें बंदूक चलाते हैं तो वो वैसा झटका फ़ील होता है या हाँ, कुछ ऐसा है, तो मतलब वो जो सेंसेशंस होती हैं, क्या वो हमारी जो मतलब वो इफ़ेक्ट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से बॉडी को? बस सेम। ये जानना था। You हाँ, you will feel it like real, but वो real में नहीं होता. This हाँ, is और the एग्जैक्टली सो वो रियल जैसा फील है। और वैसे भी जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने मतलब आपके ग्लव्स ने आपको वो झटका दिया, झटका मींस एक्चुअली वो इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं था, वो जस्ट एक मोमेंट का शॉक था। जैसे आप कोई चीज उठाते हो तो आपको वेट फील होता है, वो वेट आपको ग्लव्स फील करवा रहा है, वो ग्लव्स भारी, जस्ट उसका पर्पस उतना ही है। बट हाँ, रियल लाइफ में आपकी बॉडी को वो किसी फॉर्म में अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते वो अफेक्ट करे। यस सर, बस वही पूछना था। सो दैट इज द फन पार्ट कि आप कुछ भी चीज को जो एक सिमुलेशन क्रिएट करके आप किसी भी एनवायरनमेंट को एक्चुअली देख सकते हो, फील कर सकते हो, समझ सकते हो, एंड लोगों को एक्चुअली उसका बिल्कुल रियलिस्टिक इंटरेक्शन दे सकते हो। सो आई डोंट नो आप में से किसी ने अभी शायद कुछ दिनों पहले ही एक मूवी रिलीज हुई थी, आई थिंक मूवी का नाम था हम दो हमारे दो, आई गेस। यस सर। आप लोगों ने अगर इसमें से किसी ने देखा होगा, वो मूवी की स्टार्टिंग वैसे होती है, एक वर्चुअल रियलिटी हेलमेट से वो वर्चुअल गॉगल्स, रियलिटी। और जिसमें वो द हीरोइन एक्चुअली आस्क द हीरो कि क्या मैं इससे अपने पेरेंट्स की शादी को पे देख सकती हूँ। एंड देन व्हाट ही डज इज फोटोज वगैरह से एक रियलिस्टिक वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है, एज इफ द हीरोइन फील्स कि वो अपने एक्चुअली पेरेंट्स की शादी को विजिट कर रही है। दिस इज वर्चुअल रियलिटी एग्जैक्टली। एंड वर्चुअल रियलिटी और बहुत सारी मूवीज में दिखाई गई है। इंग्लिश मूवीज में तो बहुत कंसेप्ट ये टाइम बहुत टाइम पहले से था, हिंदी मूवीज में भी अब इन्हें धीरे धीरे दिखाना शुरू कर दिया गया। Sir, it is safe for children? या ऑफ कोर्स, जस्ट दैट आपको ध्यान रखना है कि आपको किस, जैसे बच्चों के लिए अलग हम चैनल्स होते हैं अलग, उनको इनफैक्ट इट इज वेरी गुड फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि हम उनको बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं, वो चीजें सिखा You सकते say it is provide malls, so children use this. even even उनके लिए अलग से मॉल्स नहीं, इसका पूरा गेमिंग जोन भी है दिल्ली में, नेहरू प्लेस या फिर एनसीआर नोएडा एक्सेट्रा के साइड पूरा गेम जोन बना है, वीआर गेम जोन या फिर रियलिटी स्केप या फिर पता नहीं अलग अलग नाम से है, राइट। रियलिटी जीरो। राइट, सो ऐसा है, और बच्चों के लिए तो इस पर स्पेशल अट्रैक्शन है, क्योंकि बच्चों को ये लगता है, उन्हें लगता है कि वो गेम खेल रहे हैं तो उन्हें मजा आ रहा है, प्लस एट द सेम टाइम आप उसे सिखा रहे हो वो चीज जो आप उसे सिखाना चाहते हो, तो वो खेलते खेलते में सीख गए, आप उसे एक्चुअली कुछ सिखाना चाह रहे थे। सो इट्स बेटर कि रेदर देन आप उसे किताबों में पढ़ाओ, आप उसे देखने दो। और देखो हम यही कहते हैं ना, किताबों से टीवी में लोगों को ज्यादा मजा आता है क्योंकि वो देख पा रहे हैं, अब उससे ज्यादा मजा आता है उन्हें वर्चुअल रियलिटी में, क्योंकि अब वो उसके साथ फिजिकली वहां पे जाके इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसे आपको अलग अलग, जैसे छोटा सा एक बच्चा है, मान लो 2 साल का बच्चा है, जिसको आपको अलग अलग एनिमल्स के बारे में सिखाना है, आप एक वर्चुअल रियलिटी में उसको एनिमल्स के फार्मलैंड में छोड़ दो, वो अकेला छोटा सा बच्चा उस फार्मलैंड में गाय के साथ, घोड़े के साथ, भेड़ बकरियों के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसे छेड़ेगा, उसे उसके साथ खेलेगा, और इस वे में वो हार्म भी नहीं हो रहा। हम एक्चुअली असली बच्चे को हम नहीं छोड़ सकते गाय के साथ, क्योंकि हमें डर है कि कहीं एक्चुअली उसको कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई रिस्क ना हो, जबकि वर्चुअल रियलिटी में हम उसे छोड़ सकते हैं। सो दैट वे बच्चा खेलते खेलते ही उसने सारे एनिमल्स को पहचानना सीख लिया, क्योंकि एक्चुअली उसने देखा कि वो एनिमल्स कैसे बिहेव कर रहे हैं।
सो यस, बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ा वो है, एडवांटेज है कि बच्चे, क्योंकि उनको हर चीज अगर गेम के फॉर्म में मिल जाएगी तो दे लर्न फास्टर। और यस, तभी मैं आप लोगों को कहूंगा, जब भी आप लोग दिल्ली में आते हो, Yeah, we think प्लीज the अपने वर्चुअल child रियलिटी busy को in ट्राई this करें। game and reality show, so he's not learn your chapter and read, not interested your. हाँ, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। देखो, हम ये बात बिल्कुल सही है कि वर्चुअल रियलिटी में या टीवीज में मिल जाता है तो लोगों की पढ़ने की टेंडेंसी कम हो जाती है, दैट इज ट्रू। बट हाँ, उसके लिए आसान हो रहा है, और हमें ये भी पता है कि एक किताब को मुझे, जैसे कि मैं बहुत बहुत हर चीज के अपने देखो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। ट्रेडिशनल मेथड्स थे, जहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स में हम बच्चों को फोकस करते थे कि नहीं, आप किताबें पढ़ो, आपकी वोकेबलरी बढ़ेगी, किताब पढ़ने की हैबिट अच्छी है, एंड ऑल दोज थिंग्स। आज के टाइम में हर चीज हमें जब इंटरनेट पे मिल जाती है, वीडियोस के फॉर्म में मिल जाती है, तो हम सारी इंफॉर्मेशन किताबों में ढूंढने की जगह पे इंटरनेट से ढूंढ लेते हैं। सो यस, इट इज ऑफ कोर्स हमारी किताब पढ़ने की आदत खत्म हो गई, बट एट द सेम टाइम हमें उस कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई। सो इट्स अ ट्रेड ऑफ कि हम क्या चाहते हैं। एंड नाउ द क्वेश्चन वुड बी, किताब पढ़ने की जो आदत थी, वो पहले के जमाने में, आज से 25 30 50 साल पहले, इट वाज अ वेरी गुड हैबिट, बिकॉज हर चीज सिर्फ लाइब्रेरी में और किताबों में ही मिलती थी। तो इसलिए बच्चों को बचपन से मोटिवेट किया जाता था कि आप किताबें पढ़ो, कॉमिक्स पढ़ो। कॉमिक्स पढ़ने के पर्पस क्या था कि वो एंटरटेनमेंट के फॉर्म में पढ़े, बट उन्हें पढ़ने की आदत लग जाए, सो दैट फ्यूचर में जाके वो अपने जब भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लाइब्रेरी में से जाके पढ़ सकते हैं। अब हम उस इतना ज्यादा उसका पे फोकस इसलिए नहीं है क्योंकि वो उसको, और अब उसको वो आदत की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितनी जरूरत शायद आज से 50 साल पहले थी। Their syllabus marks consuming and study is very tough. So यस, reality game. दैट्स ट्रू। एंड हर चीज के कहते हैं ना, नीड ऑफ द आर है। नीड ऑफ द आर का मतलब क्या है, जिस जमाने में जिस चीज की जरूरत है हमें वो चीज सिखानी जरूरी है। वर्ल्ड वॉर के जमाने में हर बच्चे को, हर घर के हर बच्चों को, इंडिया की बात नहीं कर रहा, यूरोप की बात कर रहा हूँ, उन्हें लड़ना सिखाया जाता था, बंदूक चलाना सिखाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो नीड ऑफ द आर थी। अगर वो नहीं सिखाया जाएगा तो बच्चा मोस्ट प्रोबेबली बहुत लड़ाई के बीच में कभी ना कभी वो मर जाएगा। सो आप उसे फाइटिंग टेक्निक सिखा रहे हैं। सिमिलरली 60-70s में हम बच्चे को बुक पढ़ना सिखा रहे थे। आज के टाइम में हम उसे इंटरनेट पे सही मटेरियल क्या है और गलत मटेरियल क्या है ये पहचानना सिखा रहे हैं। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ओवर टाइम हमारा मोटिवेशन चेंज हो रहा है। तो आज मतलब अगर मैं अपना, मेरे बच्चे को मैं कहूंगा, मेरा बच्चे को मैं उसे किताब पढ़ने से ज्यादा मेरा फोकस होगा कि इंटरनेट पे कहाँ पे सही इंफॉर्मेशन मिलेगी और कहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी, और गलत इंफॉर्मेशन को कैसे पहचानना है, मैं ये सिखाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा। बिकॉज मुझे पता है बाय द टाइम मेरा बच्चा बड़ा होगा, आई विल बी मोर इनटू, कि मुझे पता है कि उस जमाने में किताबों की पढ़ने की आदत से उसे कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली किताबें ही बहुत कम होगी उस वक्त, सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे होगी। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू ट्रेन। सो जमाने के साथ सिचुएशन बदल रही है। मतलब ऑफ कोर्स हम में से कुछ लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। वो इसलिए अच्छी नहीं लगती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी ये चीज डिस्कस की है ना, कि वी रेजिस्ट चेंज। जब भी चेंज होता है तो हमें पसंद नहीं आता, हमें से किसी को नहीं पसंद आता। ओके, कमिंग बैक टू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर अपना आउटपुट, मींस किसी भी फॉर्म की इंफॉर्मेशन, किसी भी टर्म का डेटा हमें वापस भेज रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले मॉनिटर। मॉनिटर इज द स्क्रीन जिसे आप यूज करते हो। लैपटॉप की अपनी स्क्रीन है, आपके फोन्स में आपके पास टच स्क्रीन है, जो भी एक तरह से मॉनिटर का मिनिएचर वर्जन है। डेस्कटॉप के साथ मॉनिटर है। जो भी स्क्रीन है जिस पे चीजें दिखाई जा रही है, इट्स अ मॉनिटर। एंड यू कैन सी हर चीज, वीडियो से लेके टेक्स्ट से लेके सब कुछ आप इमेज के फॉर्म में इन स्क्रीन पे देख पाते हो, राइट। ओके, सो आप में से किसी के अगर माइक ऑन हो तो प्लीज ऑफ कर दीजिएगा, और अगर कुछ बोलना है या पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। ओके, सो मॉनिटर इज फाइन। प्रिंटर क्या कर रहा है? बिल्कुल स्कैनर का उल्टा काम कर रहा है। स्कैनर मैंने कल ही आपसे डिस्कस किया था। स्कैनर क्या करता है, हम उसमें कोई भी पेपर या कुछ ऑब्जेक्ट उसमें डालते हैं, भले वो गत्ता हो सकता है, पेपर हो सकता है, जो भी स्कैनर कंपैटिबल है,
उसकी फोटो खींच के वो कंप्यूटर में एक फाइल के फॉर्म में डाल देता है। so, जिसको मैंने कहा था हार्ड कॉपी को वो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। हार्ड कॉपीज जिस हम किसी सरफेस पे प्रिंट कर रहे हैं, और सॉफ्ट कॉपीज कंप्यूटर में हम उसे एक फाइल के फॉर्म में सेव कर रहे हैं उसकी इमेज, जबकि प्रिंटर उसका उल्टा करता है। अगर कोई सॉफ्ट कॉपी है, मीन्स भले हमारी कोई टेक्स्ट फाइल है या कोई फोटो है या कोई आई मीन कोई सिंबल्स हैं या कुछ भी इस टाइप की चीजें हैं, उसको किसी सरफेस पे, भले वो पेपर हो सकता है, वो गत्ता हो सकता है, या आजकल आपने देखा होगा मग पे प्रिंटिंग होती है, टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग होती है, किसी भी सरफेस पे जो फाइल आपकी कंप्यूटर पे है उसको किसी सरफेस पे उतारने का काम प्रिंटर करता है। ऑफ कोर्स हमारे जो जो डे टू डे लाइफ में जो हम प्रिंटर्स यूज करते हैं वो प्रिंटर्स नॉर्मल सिंपली पेपर पे प्रिंट करने के लिए बने होते हैं, बट यस हमारे पास अलग अलग सरफेस पे अलग अलग टाइप की प्रिंटिंग करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रिंटर्स अवेलेबल है। आप लोगों ने हर एक ने देखे एटलीस्ट देखे हैं मग पे प्रिंटिंग, टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग वगैरह वगैरह। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट हर एक ने कभी ना कभी यूज होते हुए देखा है प्रोजेक्टर। मेजर पर्पस क्या है, जब मॉनिटर छोटा है और बड़ा ऑडियंस है, आपके पास बड़ा रूम है, तो आप चीज़ों को बड़े सी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करना चाहते हो एंड उसके लिए आप प्रोजेक्टर यूज करते हो। पुराने टाइम में सिनेमा हॉल्स में प्रोजेक्टर्स यूज हुआ करते थे, बड़ी सी स्क्रीन पे हम अपनी जो भी हमारा क्या कहते हैं मूवी थी उसको हम प्रोजेक्ट कर देते थे, राइट। स्पीकर, साउंड टाइप का इनपुट हमें देने के लिए स्पीकर्स, इनफैक्ट स्पीकर, हेडफोन्स एंड ईयर प्लग्स तीनों एक ही कैटेगरी में है। डिफरेंस क्या है, स्पीकर्स को हम जनरली एक पोजीशन पे या एक लोकेशन पे रख के फिर हम म्यूजिक बजाना प्रेफर करते हैं, तो दीज आर बिगर, उनकी क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छा साउंड वो दे सकते हैं हमें, बट जनरली वो बड़े हैं एंड बल्की हैं, तो हम उन्हें इट्स नॉट ईजी फॉर अस कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। बट हाँ, आज के टाइम में जैसे कि आपने देखा होगा वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर्स भी अवेलेबल हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, बट ठीक है, दैट्स नॉट वेरी कॉमन, they are not very like very comfortable also। कभी आपको छत पे डीजे पार्टी करनी है या फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में करनी है तो उस टाइप के लिए इट्स कैन बी यूज, बट अदरवाइज अगर आपको कोई चीज चुपचाप से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से सुननी है सो दैट दूसरों की आवाज से आप डिस्टर्ब ना हो और आपकी आवाज से दूसरे डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए वी यूज हेडफोन्स एंड ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स एंड हेडफोन्स में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ईयर प्लग्स और हेडफोन्स में? मार्केट में जाके जब आप लोगे तो ईयरफोन्स या हेडफोन हेडफोन्स आर दोनों सर available- लाइक ये सर ईयर प्लग्स जो होते हैं वो इन द ईयर होते हैं और हेडफोन्स जो होते हैं वो ओवर द ईयर होते हैं। ओके ओके, और और इनका फायदा मतलब दोनों में से किसका आई मीन किसकी साउंड क्वालिटी बेटर होती है? सर हेडफोन्स ऑब्वियसली। ओके, सो यस, दोनों का पर्पस यही है। ईयरफोन्स में छोटे से प्लग्स हैं, जैसे कि आप इस स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो जनरली, जिसको आप बड्स को कान के अंदर लगाते हो, जबकि हेडफोन्स आर कंपैरेटिवली बिगर, जिसको आप अपने हेड पे रेस्ट करते हो। और जनरली ईयरफोन्स जो हैं, जो ईयर प्लग्स हैं या ईयरफोन्स भी बहुत बार आप कहते हो उसे, ईयर प्लग्स सस्ते हैं, ठीक ठाक ड्यूरेबिलिटी है उनकी, एंड इट्स इजी, मतलब फॉर एग्जांपल आप बस में, ट्रेन में, मेट्रो में ट्रेवल करना चाह रहे हो, सो इट्स इजी टू कैरी ईयर प्लग, सस्ते हैं और आपका काम हो रहा है। क्योंकि हेडफोन्स ऑन द अदर हैंड, थोड़े महंगे हैं, बेटर साउंड क्वालिटी दे रहे हैं, जनरली नॉइस कैंसलेशन, स्टीरियोफोनिक साउंड एंड ये सारे इफेक्ट्स वो प्रोवाइड कर देते हैं, बट यस उनको कैरी करके ले जाना इट्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट, एंड यस दे आर एक्सपेंसिव। तो ईयर प्लग्स को तो आप फोल्ड करके जेब में डाल के ले जाते हो, हेडफोन्स को अगर आपको ले जाना है कहीं पे तो यस इट्स नॉट दैट इजी, एटलीस्ट कुछ नहीं तो मिनिमम जो आपको करना है वो उसे गले में पहन के जाना पड़ेगा, राइट। ओके, एंड वर्चुअल रियलिटी आउटपुट डिवाइसेस, अभी मैंने पूरा वर्चुअल रियलिटी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। सो वर्चुअल रियलिटी जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस का बहुत ज्यादा रोल है। जब तक आपको, अगर आपने बंदूक चलाई है और बंदूक की आवाज कान पे नहीं आएगी तब तक आपको वो रियल वाली फीलिंग ही नहीं आएगी कि आपने बंदूक चलाई है, राइट। सो उसके लिए आपको चाहिए किसी फॉर्म के हेडफोन्स जो आपके कान में उस बंदूक की आवाज को, या इवन आप चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो तो
रोड पे मतलब अगर कंक्रीट की बनी हुई रोड है तो उस पे आपके पैर के फुटस्टेप्स की आवाज अलग होगी, और वहीं आप पत्ते वाले रोड पे चल रहे हो तो वहां पे आपके फुटस्टेप्स की आवाज अलग होगी, और पानी में चल रहे हो तो आपके फुटस्टेप्स की आवाज अलग होगी। ये वर्चुअल रियलिटी कैप्चर करता है, क्योंकि अगर वो ये कैप्चर नहीं करेगा तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, आप रियलिस्टिक फीलिंग्स नहीं आएगी, राइट। सो जैसे ही आप उस गेम में चल रहे हो और उस चलते चलते आप रोड पे से आप लेट्स से साइड में आप पत्तों पे चलने लग गए, तो ऑटोमेटिकली आपके फुटस्टेप्स की मींस कदमों की आवाज बदल जाएगी, और वो तुरंत आपके कान में वो जब आवाज आएगी तो आपको वो एक रियलिस्टिक फीलिंग आएगी, राइट। तो उसके लिए ये सारे आउटपुट डिवाइस जैसे कि अलग टाइप के स्पीकर्स होना, अलग टाइप के आपके गॉगल्स होना, या इवन दिस हेड गियर्स जिसे हम कहते हैं, इवन वो ग्लव्स जो आपको, या इवन वो क्या कहते हैं आई मीन शूज होते हैं इनके, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। और ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जब टोटली ढंग से आप उसे कॉम्बिनेशन में सिंक में यूज करोगे तभी वो रियलिज्म आपको एक्चुअली फील होगी, अदरवाइज वो रियलिज्म फील नहीं होगी, right? So this is the point. Problem with the virtual reality is कि वो expensive है, right? Okay. Next, so मैंने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस डिस्कस कर लिया, फिर अब मैं मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस आपके साथ डिस्कस करूँ। तो इसके भी अलग अलग फॉर्म के हार्डवेयर हैं हमारे पास। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो ये दो चीजों को मैं इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, मैं पहले कुछ कंसेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर मैं ये डिवाइसेस आपके साथ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हम किसी भी डिवाइस के साथ जब हम उसको उसमें चीजें स्टोर कर रहे हैं तो हमारे लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सेव कर पाए। आप भी चाहते हो कि आप लैपटॉप खरीदो या मोबाइल खरीदो, ज्यादा से ज्यादा मूवीज, गाने, फोटोज उसमें सेव कर पाओ, राइट। दैट मीन्स बल्क में स्टोरेज इज वन ऑफ आवर प्रायोरिटी। हम चाहते हैं जितना ज्यादा उसमें सेव कर पाए उतना अच्छा है, ठीक है। दूसरी जो हमारी मेजर प्रायोरिटी होती है वो ये है, जब हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़े वो चीज हमें तुरंत मिल जाए, राइट। ओके, सो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज मैं बहुत कॉमनली ये एग्जांपल देता हूँ क्योंकि ये एग्जांपल से स्टूडेंट बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। वो ये है, कभी ना कभी आपके साथ या आपके किसी फ्रेंड के साथ ये चीज जरूर हुई होगी कि आपने एग्जाम से पहले किसी चीज को रटा था, और एग्जाम में जाके जब वो क्वेश्चन आया आप कुछ भूल गए उसमें से। So that is like, जब आप अपने दिमाग को कह रहे होते हो या अपने आप से कह रहे होते हो कि ये मुझे आता है बट मुझे टाइम पे याद क्यों नहीं आ रहा। दैट मीन्स टाइम पे याद आ जाना, जो हमने चीज पहले कभी स्टोर की थी अपने दिमाग में, वो जरूरत पड़ने पे तुरंत याद आ जाना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सो दो चीजें हमें चाहिए, एक टाइमली हम उसे चीज को रिट्रीव कर पाए, रिट्रीव मीन्स वापस निकाल पाए, वापस निकाल, दिमाग से वापस निकालने का मतलब यही है कि अगर मैंने कोई चीज रटी थी, एक श्लोक रटा था, और एग्जाम में जब वो श्लोक पूछा जा रहा है तो मैं तुरंत मेरे दिमाग से उस श्लोक को मैं एकदम से मेरे मेमोरी में आ गया और मैं उसे लिख पा रहा हूँ। तो दिस इज कॉल्ड रिट्रीवल, राइट। तो जब आपने जो भी चीज स्टोर की है वो रिट्रीव कर पाओ, ये चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर कर पाओ। नाउ द प्रॉब्लम इज ये दोनों क्राइटेरिया एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? जब ज्यादा चीजें सेव करोगे तो उसमें से ढूंढना मुश्किल है। एक लाइफ, ये मैं एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ, अभी भी दोबारा दे रहा हूँ। अगर आपके कमरे में एक अलमीरा है और अलमीरा के अंदर सिर्फ आपने 5 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं और उसमें से आपको एक कपड़ा निकालना है, तो उस निकालने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और उसी अलमीरा में अगर 500 जोड़ी कपड़े रखे हुए हैं और उसमें से एक कपड़े को आपको ढूंढना है तो डेफिनेटली आपको ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के अंदर या इवन इंसान के दिमाग के अंदर भी जब बहुत ज्यादा चीजें सेव करते हैं तो उसको ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, बट हम चाहते तो हैं कि कंप्यूटर ये दोनों काम करें, और प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा चीज सेव करेंगे तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और ढूंढना आसान करेंगे तो हम ज्यादा चीजें सेव नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को एड्रेस करने के लिए हम एक से ज्यादा मेमोरीज अपने कंप्यूटर में रखते हैं। एक वो टाइप की मेमोरी जो चीजों को जल्दी ढूंढ के दे, और दूसरी वो मेमोरी जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को सेव कर पाए, राइट। सो जो
इस डायग्राम में देखोगे यहाँ पे एक मेमोरी पिरामिड है। ऊपर की जो 3 मेमोरीज हैं, रजिस्टर्स, कैश और रैम, ये 3 वो मेमोरीज हैं जो बहुत जल्दी चीजों को ढूंढ देती है, जबकि नीचे की 2 मेमोरी जो हार्ड डिस्क एंड एक्सटर्नल स्टोरेज है, ये बहुत ज्यादा चीजों को स्टोर करने के लिए यूज होती है। इज इट फाइन? ओके, विद दैट सेड, तो हमने जैसे अभी डिस्कस किया, जो चीजें ज्यादा चीजों को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी यूज हो रही है उनकी स्पीड कम होगी। यू कैन सी आपका स्पीड का एरो ऊपर की तरफ है, मींस सबसे कम स्पीड है एक्सटर्नल स्टोरेज की, उससे ज्यादा स्पीड है हार्ड डिस्क की, उससे ज्यादा स्पीड है रैम की, उससे ज्यादा स्पीड है कैश की, और उस सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं हमारे रजिस्टर्स, राइट? और कैपेसिटी वाइज बिल्कुल उल्टा चलेगा। सबसे कम कैपेसिटी मींस सबसे कम स्टोरेज है रजिस्टर के अंदर, उससे ज्यादा स्टोरेज है कैश के अंदर, उससे ज्यादा स्टोरेज है रैम के अंदर, उससे ज्यादा स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क के अंदर है, और सबसे ज्यादा स्टोरेज एक्सटर्नल स्टोरेज में। तो ये चीज क्लियर है, स्पीड और कैपेसिटी का इनवर्स रेशियो क्लियर है। फाइन। नाउ आप लोग जब भी अपने फोन आपने परचेज किया होगा, आपको फोन में बताया गया होगा कि आपकी मेमोरी कितनी है। जनरली जब आप फोन परचेज करते हो या लैपटॉप परचेज करते हो और आप पूछते हो कि इसके अंदर मेमोरी कितनी है, तो वो मेमोरी कुछ ऐसा बताएंगे कि 4 GB/, लेट्स से 128 GB। अगर आपके मोबाइल में वो कह रहे हैं 4 GB/128 GB, इसका मतलब है 4 GB आपकी प्राइमरी मेमोरी है और 128 GB सेकेंडरी मेमोरी है। इसका क्या मतलब है? जो फास्ट काम करने के लिए जो मेमोरी हमें चाहिए वो है 4 GB की, और जहां पे हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी स्टोरेज करनी है, या उसके लिए हमें चाहिए सेकेंडरी मेमोरी विच इज 128, राइट? और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग फोन के लिए, अलग अलग लैपटॉप्स की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी। किसी में प्राइमरी मेमोरी 3 GB होगी, किसी में 4 GB होगी, 6 GB होगी, 8 GB होगी, राइट? सिमिलरली सेकेंडरी मेमोरीज आपकी किसी में 64 GB होगी, 128 GB होगी, एंड सो ऑन, राइट? सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और ये 2 टाइप की मेमोरी का पर्पस क्लियर हो गया। वो पर्पस इसीलिए है क्योंकि हम कंप्यूटर से 2 अलग अलग टाइप के काम चाहते हैं, और वो दोनों काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं होता, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो देयर इज अ कंसेप्ट जो हम कंप्यूटर में बहुत कॉमन है, and that concept is the concept of volatile behavior. volatile word का मतलब क्या होता है? तो let's understand, जो अपनी प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहता, बहुत ज्यादा देर तक टिक के नहीं रह सकता, हम उसे कहते हैं volatile, राइट? जैसे कि पेट्रोल, अगर मैं आपके सामने थोड़ी देर के लिए एक प्लेट में थोड़ा सा पेट्रोल निकाल के रख दूं, थोड़ी देर में वो सारा पेट्रोल हवा में उड़ जाता है, राइट? इस टाइप के बिहेवियर को हम कहते हैं वॉलेटाइल बिहेवियर। और ये इंग्लिश में हम ये वॉलेटाइल बिहेवियर बहुत जगह, जो बहुत आसानी से गुस्सा हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसका तो बिहेवियर बहुत वॉलेटाइल है, ये कभी भी अब्रप्टली बिहेव करता है। सो इस टाइप के बिहेवियर को हम वॉलेटाइल कहते हैं। कंप्यूटर में वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? जब तक आपने उसको, उस डिवाइस को पावर सप्लाई देते जा रहे हो, मीन्स कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तब तक वो काम करेगा, तब तक वो अपने अंदर चीजों को स्टोर करेगा। जैसे ही पावर बंद हो जाएगी, उसके अंदर की सारी चीजें लॉस्ट हो जाएंगी, राइट? तो वो चीजें जब, जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, या आपने लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया, कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया, तो जितनी भी वो डिवाइसेस हैं, जो स्टोरेज डिवाइसेस जो वॉलेटाइल थी, वो सारी की सारी अपना डेटा लूज कर देंगी। जबकि जो नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल वो डिवाइसेस हैं जिनमें क्या कहते हैं, जब आप लाइट नहीं होगी, पावर नहीं भी होगी, इलेक्ट्रिसिटी की एब्सेंस में भी वो डेटा को सेव कर पाते हैं, राइट? सो ऊपर की जो 3 मेमोरीज जिसको मैंने कहा था कि स्पीड के लिए यूज होती है, दैट इज रजिस्टर्स, कैश एंड रैम, ये ऊपर के तीनों वॉलेटाइल है। जबकि नीचे की 3, नीचे की 2 हार्ड डिस्क एंड एक्सटर्नल स्टोरेज, ये कैपेसिटी के लिए यूज होती है, ज्यादा चीजों को स्टोर करने के लिए यूज होती है, और ये दोनों नॉन वॉलेटाइल है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. many students have या तो ओवरवेल्म हो चुके हैं या इंटरेस्ट लूज कर चुके हैं। कोई इशू हो तो प्लीज बताओ। No, sir. See, these are some basic concepts. आप में से बहुत से लोगों को ये concepts ऑलरेडी पता होंगे,
but still I'm repeating these concepts so that आपको कोई issue ना हो and you'll be able to like learn all these things. बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज अपना फीडबैक देते रहो. आई मीन यू ऑल हैव टू बी वोकल. ओके, यस सर. ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो. मैं दोबारा क्विकली रिकैप दे रहा हूँ. वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की एब्सेंस में वो अपना डेटा लूज कर देता है, जबकि नॉन वोलेटाइल वो है जो इलेक्ट्रिसिटी की एब्सेंस में भी चीजों को सेव कर पाता है. ये हमने दो टाइप की मेमोरी की जरूरत क्यों पड़ी? ये दो टाइप की मेमोरी की इसलिए जरूरत पड़ी, जो मेमोरी वोलेटाइल है वो बहुत अच्छी स्पीड दे देती है हमें, और जो नॉन वोलेटाइल है वो बहुत अच्छा स्टोरेज कर पाती. वो स्टोरेज इसलिए कर पाती क्योंकि जब हमने फोन को स्विच ऑफ कर दिया तो आप नहीं चाहते कि जो हमने फोटोज खींची थी या जो फाइल्स थी वो फाइल्स डिलीट हो जाए. आप कभी भी ये नहीं चाहते कि आपका कंप्यूटर बंद करते ही सारा अंदर का सब कुछ डेटा खत्म हो जाए. तो इसके लिए आप जो स्टोर करते हो वो अपनी हार्ड डिस्क या अपने एक्सटर्नल स्टोरेज पे स्टोर करते हो. टिपिकल एग्जाम्पल पेन ड्राइव. जैसे आप पेन ड्राइव में कुछ सेव कर रहे हो, पेन ड्राइव को तो जब कंप्यूटर से निकाल दोगे बाहर, लैपटॉप से बाहर निकाल दोगे, तो अब उसमें तो पावर नहीं आ रही. पेन ड्राइव की अपने खुद तो वो पावर जनरेट नहीं कर रहा, राइट? तो उसके अंदर कोई पावर नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं जा रही. स्टिल जो आपने डेटा उस पेन ड्राइव में सेव किया था वो अभी भी उसके अंदर सेव्ड है, विच शोज पेन ड्राइव नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, राइट? ठीक है. सो दिस इज द पिक्चर. दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक जो है जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है, दैट वुड बी रिगार्डिंग द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी. सो इस डायग्राम को ध्यान से देखो. यहाँ पे बीच की दो मेमोरीज को देखो, रैम और हार्ड डिस्क. ठीक है. उससे ऊपर जो रजिस्टर्स एंड कैश है उनका बहुत स्पेसिफिक काम है, मैं उसको डिस्कस करूंगा बाद में. और नीचे के जो सबसे नीचे है एक्सटर्नल स्टोरेज, उसका भी बहुत स्पेसिफिक काम है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा. ये जो बीच के दो हैं, रैम एंड हार्ड डिस्क, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की मेमोरीज हैं, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर ये दोनों होनी जरूरी है. और जो अभी हमने डिस्कस किया कि 4/128, 6/128 या 8/256, ये एक्चुअली रैम और हार्ड डिस्क की ही कॉन्फ़िगरेशन है. जब मैं कह रहा हूं कि मेरे फोन में 6GB/120GB की स्टोरेज है, इसका मतलब है मैं कह रहा हूं मेरी रैम 6GB की है और हार्ड डिस्क 128GB की है. इज इट क्लियर? सो ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये दो मेमोरीज वो हैं जिनसे हम डायरेक्टली डील करते हैं. बाकी तीनों टाइप की मेमोरीज कुछ स्पेशल मेमोरीज हैं, अभी हम उन्हें डिस्कस करेंगे. जस्ट मैं पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पे आता हूँ. सो रैम जो थी जिसको मैं कह रहा था, ये प्राइमरी मेमोरी है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी हमारी हार्ड डिस्क है, राइट? हमें ये पता है कि जो ऊपर की तरफ थी उस पिरामिड में रैम ऊपर था और हार्ड डिस्क नीचे थे. ऊपर वाले फास्ट होती है, तो रैम जो है जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट है, और नीचे वाली जो सेकेंडरी मेमोरी है वो स्लो है. ये चीज क्लियर है? हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऊपर वाली मेमोरी जो थी वो टेम्पररी थी, वो एक वॉलेटाइल थी. वॉलेटाइल का मतलब है जब पावर चला जाएगा तो वो डेटा लूज कर देगा, मींस वो सारा डेटा टेम्पररीली स्टोर कर रहा है, जब तक पावर है तब तक स्टोर कर रहा है. तो इट्स अ टेम्पररी मेमोरी. जबकि सेकेंडरी मेमोरी जो है, जो हार्ड डिस्क है, वो हमारी परमानेंट स्टोरेज है. लाइट पावर जाने के बाद भी अगर आप लैपटॉप को मे बी 5 साल तक बंद रखोगे, उसके बाद भी खोलोगे तो उसके अंदर का डेटा इंटैक्ट रहता है. दैट इज बिकॉज सेकेंडरी स्टोरेज अपना डेटा सेव कर पाता है, भले उसे सालों साल तक पावर ना मिले या कभी पावर ना मिले. पिरामिड में हमने देखा था ऊपर की मेमोरीज छोटी थी साइज में, तभी तो वो फास्ट ढूंढ पा रही है. तो दैट्स स्मॉलर, प्राइमरी स्मॉलर, और सेकेंडरी मेमोरी बड़ी है इसीलिए उसको उसमें से चीजें ढूंढना मुश्किल है, इसीलिए वो स्लो है. एंड एक चीज ध्यान रखना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. ये एक बहुत सिंपल सा रूल है, वो ये है कि क्वालिटी जो होती है वो हमेशा ज्यादा महंगी होती है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है. मींस जो चीज क्वांटिटी में मिल रही है उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती. इन अदर वर्ड्स, जो प्राइमरी मेमोरी है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स क्वालिटी, स्पीड लेके आ रही है ये अपने साथ, ये ज्यादा महंगी होती है कंपैरेटिवली सेकेंडरी मेमोरी से. जब मैं महंगी की बात कर रहा हूँ, सो ऑफ कोर्स कंपैरिजन जब आप करोगे तो आप देखोगे कि अगर मुझे 8GB की प्राइमरी मेमोरी वर्सेस 8GB की सेकेंडरी मेमोरी, किसका रेट ज्यादा होगा? प्राइमरी मेमोरी का जो रेट बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी. इज इट फाइन? Yes, sir. Yes.
अच्छा मैं ये बार बार वर्ड जीबी बोल रहा था, जीबी क्या है? गीगाबाइट। ओके, ये होता क्या है? सो गीगाबाइट इज द करेक्ट आंसर, बट होता क्या है? स्टोरेज, कितना स्टोरेज स्टोरेज है का एक गीगाबाइट में, स्टोरेज है, that's it. परिमाण या फिर राइट बाइट से शुरू होता है ना, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टेराबाइट। राइट नहीं, निबिल से शुरू होता है, निबिल बीट, उसके बाद वाइट। यस। सो सर जैसे ml लीटर होता है वैसे ही स्टोरेज के लिए ये यूज होता है बाइट के बाद। एग्जैक्टली। सो ऑल दीज आंसर्स आर करेक्ट। एंड है क्या? गीगाबाइट एक स्टोरेज का यूनिट है, राइट? सो कंप्यूटर के अंदर जब भी हम स्टोरेज करते हैं तो कोई पूछेगा कितनी स्टोरेज है, तो आपको बताना पड़ेगा, तो आप कोई यूनिट ऐड करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी से पूछता हूँ आपकी हाइट कितनी है, तो अगर वो पर्सन कहता है 6, तो ऑफ कोर्स वो पीछे बोलेगा 6 फीट, राइट? 6 फीट, फीट क्या है? वो यूनिट है जो बता रही है कि वो 6 का मतलब क्या है। हाइट 6 सेंटीमीटर भी हो सकती थी, बट वो आपको हमें पता है वो इंसान की हाइट नहीं हो सकती। वो 6 इंच भी हो सकती थी, 6 फीट भी हो सकती थी, 6 मीटर भी हो सकती थी, 6 सेंटीमीटर भी हो सकती थी। अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए हम अलग अलग यूनिट्स यूज करते हैं, राइट? अगर पेंसिल की मुझे हाइट मेंटेन, लेंथ मेंटेन मेजर करनी है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं सेंटीमीटर या इंचेस में बताऊंगा। वहीं पे इंसान की मुझे हाइट बतानी है तो मैं या तो सेंटीमीटर या मीटर या फीट में बताऊंगा, राइट? वहीं पे मुझे फॉर एग्जांपल दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस बताना है तो मैं किलोमीटर या माइल्स में बताऊंगा, एंड सो ऑन। सो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज हो रही है। वैसे ही स्टोरेज के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज होती हैं। बिट्स, फिर बाइट्स हैं, फिर किलोबाइट्स हैं, फिर मेगाबाइट्स हैं, फिर गीगाबाइट्स हैं, फिर टेराबाइट्स हैं, एंड सो ऑन। बहुत बड़ी लिस्ट है। मैं उन सभी को ऑफ कोर्स जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी विल डिस्कस दीज यूनिट्स, बट इन शॉर्ट ये सारी डिजिट्स बताती हैं कि कितना अमाउंट ऑफ स्टोरेज है। जैसे ही 5 किलोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम 5 क्विंटल, वैसे ही 5 GB इज डिफरेंट फ्रॉम 5 MB, राइट? ओके, सो विद दिस आज के टॉपिक को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। एक और चीज, हमारे टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे विल यूज दिस फॉर थ्योरी क्लासेस। तो पढ़ाने के लिए मैं आपके साथ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को यूज करूंगा। फ्राइडे एंड सैटरडे जो है मोस्ट प्रोबेबली विल बी यूजिंग इट फॉर इंटरनल असेसमेंट, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स जो भी आपको दिए जाएंगे, या कभी कुछ आपको प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हैं, इन चीज़ों के लिए। सो व्हाट आई विल डू इज कल के लिए एंड सैटरडे के लिए, मींस फ्राइडे एंड सैटरडे के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस असाइनमेंट। प्रैक्टिस असाइनमेंट से कहने का मतलब है उसके कोई मार्क्स नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। एक असाइनमेंट मैं आपकी गूगल क्लासरूम पे डालूंगा, विल हैव जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस ड्यूरेशन में, दैट इज थर्सडे एंड फ्राइडे वाली क्लासेस को आप यूटिलाइज करेंगे उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इज इट फाइन? मीनवाइल ओके सर। पीपीटीज हैं, ये 2 पीपीटीज ऑलरेडी मैं आपके पास डाल चुका हूँ। आप उसे डाउनलोड करके गो थ्रू दोस पीपीटीज। कोई भी डाउट है, कुछ भी इश्यूज हैं, वो आप एक्यूमुलेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास जब हमारी मंडे को होगी, उस मंडे वाली क्लास में आई विल एक्चुअली डिस्कस these doubts and issues। और वही रही बात, सर असाइनमेंट क्या था? गूगल क्लासरूम पे मैं आपको डालूंगा, you'll find that assignment there। और अगर जस्ट इन केस किसी स्टूडेंट को गूगल क्लासरूम में वो असाइनमेंट नहीं मिल रहा है या जो भी है, तो आप मुझे बता सकते हो। I'll provide you that। श्योर सर। एक और चीज, फ्राइडे एंड सैटरडे की जो आपकी अटेंडेंस होगी, वो उस असाइनमेंट के बेसिस पे आपकी मार्क की जाएगी। तो प्लीज उस असाइनमेंट को कीजिएगा। दूसरा, प्लीज उसे कॉपी मत कीजिएगा, ये उसका पर्पस है प्रैक्टिस करना, तो इधर उधर से फ्रेंड से कॉपी मत करना। अगर कोई एक क्वेश्चन आपको नहीं पता या नहीं आता या आपको नहीं क्लियर है, आप उस असाइनमेंट में क्लियरली लिख सकते हो कि मुझे ये वाला आंसर नहीं पता। दैट वुड बी मच मोर अप्रिशिएटेड। एटलीस्ट आपको भी पता रहेगा कि आपको क्या नहीं आता। प्रॉब्लम क्या होती है जब हम इधर उधर से पूछ लेके कर लेते हैं चीजों को, दैट वे वी आर लाइक काइंड ऑफ लाइंग टू आवरसेल्फ। अब प्रैक्टिस में हमें एक दूसरे से लाई करने का कोई पर्पस नहीं है, यहाँ पे कोई एग्जैक्टली सर। और जब हमें जरूरत पड़ती है तो वो हमें समझ में नहीं आता है। एग्जैक्टली। और हम इधर जब आपका असाइनमेंट होगा, सो असाइनमेंट में आपको किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है।
राइट? आपका अपना अपना असाइनमेंट सबमिट होगा, जो कोई और तो वैसे भी देख नहीं पाएगा आपका असाइनमेंट, आपके और मेरे बीच में ही आपका असाइनमेंट। सो अगर इवन में आपने सभी क्वेश्चन पे लिख दिया है कि मुझे नहीं आता, तब भी किसी को नहीं पता चल रहा। सो आपको अपनी इमेज बाकियों के सामने इमेज बचाने की चक्कर में भी की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। जो बहुत से लोगों के साथ ये भी इशू होता है कि वो इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी लोग क्या कहेंगे, कि मैंने तो हर क्वेश्चन में ये लिख दिया, बाकियों को इधर नहीं पता चलने वाला। सर असाइनमेंट हम भेजेंगे कैसे? गूगल क्लासरूम पे मैं इस असाइनमेंट को डाल दूंगा, जस्ट इन केस जिन स्टूडेंट्स के लिए वो असाइनमेंट गूगल क्लासरूम से वो नहीं वो कर पा रहे हैं किसी वजह से एक्सेस, तो मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, मैं आपको उसका लिंक वैसे भी भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताओ। सर जो कंप्यूटर वाई क्लास है उसका व्हाट्सएप पे अलग से ग्रुप है या फिर वो जो LBS PhD नाम से वही ग्रुप नहीं, है? अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, और आई थिंक मंडे को ही मैंने ये आपके उस कॉमन वाले ग्रुप पे एक लिंक भेजा था कि कंप्यूटर के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अगर आपने उस ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो या तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके उस लिंक को दोबारा क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। नहीं कर अभी है तो मुझे आप एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, मैं आपको अलग से इनविटेशन भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। या विष्णु आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? ओके, सो मैं रिकॉर्डिंग आज की एंड कर रहा हूँ। एंड मीनवाइल जस्ट एक ही चीज मैं आप लोगों से कहूंगा, प्लीज डोंट हेजिटेट, सी द बेस्ट, क्योंकि आप लोग रिसर्चर्स हो और आपको आगे सी दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइक डिग्री दैट यू विल बी डूइंग। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज को सीखने का सबसे पहला स्टेप होता है ये जानना कि मुझे नहीं आता, ये एक्सेप्ट करना। तो अगर कभी भी कोई चीज नहीं आती है तो उसे एक्सेप्ट करना बिना हेजिटेट किए हुए और पूछना। इज इट फाइन? फाइन सर, फाइन। क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मुझे नहीं आता तब तक आप नहीं सीख पाओगे, और ये इधर नहीं है, हर जगह पे है। जी सर। ठीक है, जिनको कुछ पूछना है पूछ सकते हो, मीनवाइल जिनके पास कोई इशू नहीं है वो ग्रुप को लीव कर सकते हो, और मैं अटेंडेंस लिंक आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।